हाँ जी, तो कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ शिवम ठाकुर। और बच्चा, जैसे हम लोग एक सीरीज को रन कर रहे हैं कि हम क्लास 12 की एनसीईआरटी लीगल स्टडीज की बुक को कवर कर रहे हैं। सो बच्चा, पहले हमने जुडिशरी का चैप्टर पढ़ा, बट मुझे लगा कि यार चलो ठीक है, जुडिशरी से हमने स्टार्ट किया है, बट कुछ लॉ भी तो होना चाहिए। बिकॉज बच्चा, लीगल फैकल्टी हूँ मैं, और कहीं ना कहीं लीगल के लिए ही लोग जानते हैं मुझे। सो हमारा नाम जो टीसीआर है बच्चा, वो क्लैट और आपके एआईबी, एलेट, इन्हीं एग्जामिनेशन के लिए फेमस है। सो बच्चा, लीगल पढ़ाने के लिए आज हम शुरू करने वाले हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो पहली बात तो याद रखना बच्चा, जो ये वर्ड दिया होता है ना, सबसे पहली बात क्या याद रखनी है भाई, कि देखो मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने बोला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैंने बोला बच्चा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। यार जो ये 1872 है, इसका मतलब क्या है बच्चा। 1872 जो आप ये वर्ड देखते हो, इंडियन पिनल कोड 1860, क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ 1973, जो बच्चा आप ये आगे पूरा ईयर देखते हो, जो ईयर होता है बच्चा, ये ईयर आपका पासिंग ईयर होता है, कि इस ईयर में ये लॉ पास हुआ था। एप्लीकेबल की बात नहीं करता बच्चा, एप्लीकेबिलिटी दूसरी होती है। मैं बहुत ही आपको अच्छा एग्जांपल देता हूं, आपका रिसेंट का एग्जांपल है बच्चा। जैसे मैं बोलूं, अगर जस्ट गिव मी अ सेकेंड बच्चा, आपने देखा होगा कि जो हमारे क्रिमिनल लॉज हैं वो चेंज हो गए हैं, हम सबने देखा है भाई। सो हमने क्या देखा है कि जो हमारा आईपीसी था बेटा, अब वो आईपीसी क्या बन चुका है, बीएनएस बन चुका है, भारतीय न्याय संहिता। बच्चा ये पास हुआ था 2023 दिसंबर में, मतलब प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी 2023 दिसंबर में। बट ये एप्लीकेबल, ये इनफोर्स कब हुआ है, 1 जुलाई 2024। बट हम क्या लिखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023। मतलब जो पासिंग ईयर होता है बच्चा, कि किस ईयर में लॉ पास हुआ है, वो ईयर यहां पे मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो हमेशा इस चीज को याद रखना। अब फिर से आते हैं बच्चा, मेन टॉपिक पे आ जाते हैं अपने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सच बोलूं बच्चा, तो जब मैं क्लैट के लिए बच्चों को पढ़ाता हूं, तो एक लाइन से हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। वो एक लाइन क्या है बच्चा, वो एक लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, उससे हम पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिफाइन कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं सेक्शन 2H के बारे में, वो क्या बोलता है, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ और इज कॉन्ट्रैक्ट, या फिर एग्रीमेंट्स विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ आर कॉन्ट्रैक्ट्स। सो बच्चा इस चीज को ध्यान रखना, ये लाइन ना इतनी प्यारी लाइन है बच्चा, सेक्शन 2H इतना बढ़िया से बात करता है इस बारे में, कि आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझ आ सकता है सिर्फ इस एक लाइन से। बट बच्चा, हम अभी अपनी लीगल स्टडीज की बुक को कवर कर रहे हैं। सो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारी बुक है, जिस तरीके से हमारी बुक में चीजें दी हुई हैं, हम वैसे कवर करें। सॉरी, जैसे हमारे बुक में चीजें दी हुई हैं हम वैसे कवर करें। हम क्लैट के पर्सपेक्टिव से पढ़ाई बिल्कुल अपनी वैसी चेंज नहीं करेंगे। बट फॉर श्योर, अगर आपको जो मैंने बोला है, अगर आपको वैसी वीडियो देखनी है, तो बच्चा जो हमारा सेकंड चैनल है जो डील करता है क्लैट से, एलेट से, टीसीआर बाय शिवम ठाकुर, आप बच्चा वहां पे वो वीडियो देख सकते हो। चलो जल्दी से आते हैं और समझते हैं भाई कि हमारी एनसीईआरटी की बुक ने हमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कैसे समझाया है। पहली स्लाइड, कॉन्ट्रैक्ट्स। अब ना बच्चा, कॉन्ट्रैक्ट देखो, हम बेटा अपने कॉमन पार्लांस में ना डेली वाइज हम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं। लेट्स टेक एग्जांपल बच्चा, कोई बच्चा टीसीआर मान लो लक्ष्मी नगर आ रहा है पढ़ने, या फिर आईपी एक्सटेंशन पढ़ने जा रहा है, या मयूर विहार की ब्रांच पढ़ने जा रहा है। सो बच्चा, आप अपने घर से टीसीआर के ऑफिस तक ऑटो लेते हो, मेट्रो लेते हो, रैपिडो बुक करते हो। बच्चा, आप उन्हें रुपीस देते हो, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सो ये क्या है, इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। सो बच्चा, आप टॉफी खाने गए, पिज्जा खाने गए, वैसे आई हेट पिज्जा, बट फिर भी आप अगर पिज्जा खाने गए, और बच्चा फिर आप पिज्जा खाने गए, आपने वहां पे रुपीस दिए, उसने आपको पिज्जा दे दिया,
इट इज ऑल्सो अ कॉन्ट्रैक्ट। सो बच्चा, हम अपने कॉमन पार्लांस में बार बार कॉन्ट्रैक्ट्स को फॉर्म करते हैं, बट हमें आज समझना है बहुत ही लीगली टर्म से कि भाई कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है। तो बी पेशेंट बच्चा, नोटबुक और पेन जरूर अपने साथ में रखना, बिकॉज बहुत सारे वर्ड्स में ऐसे भी यूज कर सकता हूं या करने वाला हूं जो आपकी स्लाइड्स में नहीं होंगे। सो आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके बोर्ड एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, आपके क्लैट के पर्सपेक्टिव से और आपकी समझ के पर्सपेक्टिव से। ट्रस्ट मी बेटा, लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, कुछ नहीं है लॉ में। लॉ इज ऑल अबाउट लॉजिक, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन। सो चलो भाई समझते हैं। भाई यहां पे तो उन्होंने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूरी बात कर दी, जो हम पहले ही सब कुछ समझ चुके हैं। ठीक है, यहां पे हम बहुत अपना टाइम नहीं खराब करेंगे। फिर बच्चा हम जाते हैं सेकंड स्लाइड में कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स इन एवरीडे लाइफ। बेटा हमेशा हम रिटेल परचेजेस, यहां भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। बाइंग ए ग्रोसरीज, पिकिंग अप क्लॉथ्स ऑफ सेल, ऑर्डरिंग ऑनलाइन, ये सब क्या है बच्चा? ये भी तो कॉन्ट्रैक्ट ही हैं। आप उन्हें रुपीस दे रहे हो, वो आपको सर्विसेज दे रहे हैं, वो आपको गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। वैसे ही बच्चा यहां पे सर्विसेज की बात की गई, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज की बात कर दी गई बच्चा। यहां से शुरू होता है कॉन्ट्रैक्ट। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था, सेक्शन 2H बहुत प्यारा है बच्चा ना। अगर आपको थोड़ा सा एक सीखना हो, जो मैंने सीख रखा है बच्चा ना, अगर आपको डेफिनेशन क्लॉज कहीं पढ़ना हो किसी भी लॉ में, डेफिनेशन क्लॉज, सो बच्चा वो इधर वो सेक्शन नंबर 2 में होता है और 3 में होता है, बट 90% बच्चा वो सेक्शन नंबर 2 में ही आपका पूरा डेफिनेशन क्लॉज होता है। तो कोई अगर आपसे पूछ ले भाई कि डेफिनेशन क्लॉजेस कहां होते हैं, तो सेक्शन नंबर 2 में ही होते हैं जनरली, कभी कभी 3 में भी होते हैं। ठीक है, सेक्शन 2H बोलता है कि एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट दैट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। अब आप एक बात बताइए, आप एज अ व्यूअर यहां बैठे हुए हो, मुझे बिल्कुल अगर इस बात का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करोगे, आप बताओ मुझे कि अगर मैं आपको यह समझा दूं कि एग्रीमेंट क्या होता है। ब्रश में पेन चेंज कर लेता हूं एक बार, या लाइट ही तो रखता हूं। हाँ, अगर बच्चा मैं आपको समझा दूं कि एग्रीमेंट क्या होता है, और अगर मैं आपको समझा दूं कि इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है, अगर मैं आपको ये दो टर्म समझा दूं, तो क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट पता चलेगा या नहीं? आप बताइए, सोचिए कि भाई एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। हर वो एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम एग्रीमेंट समझ लें कि एग्रीमेंट क्या होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ क्या होता है वो समझ लें, तो हम सब क्या समझ जाएंगे कि भाई कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। है इजी कि नहीं है? मानते हो कि नहीं मानते हो? चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो बच्चा मतलब ये लाइन तो बेटा बहुत बार यूज की जाती है कि भाई एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट बट एवरी एग्रीमेंट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। बहुत सिंपल चीज है बच्चा, एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, हर वो एग्रीमेंट जिसमें इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये ऐड हो जाएगा, वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब एक बात बताइए, कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा? एग्रीमेंट। सो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो होता है, बट भाई क्या हर एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो सकता है क्या? नहीं। सो हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है, बट हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। क्यों? एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए क्या जरूरी है? इन्फोर्सिबिलिटी ऑफ लॉ। सो ये लाइन बच्चा आप बार बार यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बच्चा यहां पे ये सब बातें बताई गई कि भाई एग्रीमेंट जो होते हैं। अब ना बेटा एग्रीमेंट की जो डेफिनेशन है बेटा, वो डिफाइंड है आपकी सेक्शन नंबर 2E में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड आई एम नॉट, डोंट वरी। सेक्शन 2E में डिफाइन की गई है कि एवरी प्रॉमिस एंड और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, समझते हैं बहुत ही इसको एक सिंपल लैंग्वेज में कि भाई एग्रीमेंट्स क्या होते हैं। सुना बच्चा, आई डोंट नो अगर स्लाइड्स में है कि नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक सिंपल पेज पे इसको समझा देता हूं। एग्रीमेंट्स क्या होता है
बच्चा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब प्रॉमिस क्या होता है बेटा? वो ऑफर, बेटा कोई भी ऑफर या प्रपोजल, बेटा प्रपोजल हमारी इंडियन लैंग्वेज का वर्ड है और जो बेटा ऑफर वर्ड है ये बेटा आपके ब्रिटिश लैंग्वेज का वर्ड है। सो ऑफर वर्ड हमारे जो लॉज हैं वहां पे यूज नहीं किया गया, हमारे लॉज में प्रपोजल वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। सो बच्चा हर वो ऑफर, मान लो पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑफर दिया, पर्सन ए ने पर्सन बी को ऑफर दिया, बेटा जैसे ही बी ने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्टेड, जैसे ही बी ने ए के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, जो बेटा ये ए का ऑफर होता है ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? ये प्रॉमिस बन जाएगा। भाई खुद समझिए, मैंने बोला कि आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 500 रुपीज, आपसे बोला मैंने कि आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 500 रुपीज, आपने कहा ओके सर। जैसे ही आपने ओके बोल दिया, अब बच्चा मेरी साइड से क्या हो गया? अब मैं पीछे तो हट नहीं सकता। सो मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको ये पेन दूंगा। सो इसीलिए बच्चा मेरा ऑफर क्या बन जाता है? प्रॉमिस बन जाता है कि अब तो प्रॉमिस हो गया भाई, अब तो करना पड़ेगा, बिकॉज बोथ सामने की कंसेंट आ गई। सो बच्चा इसको प्रॉमिस बोलते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं कि सर ऑफर, थोड़ा सा बच्चा मैं जा रहा हूं लॉ के गहराइयों में, मैं थोड़ा समझिएगा प्लीज बच्चा उसको, ये बात में भी आपको थोड़ा सा हैवी लगे। बच्चा ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज नॉट प्रॉमिस। ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड दैट ऑफर बिकम्स प्रॉमिस। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्रॉमिस नहीं होता। जब कोई ऑफर एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो ऑफर ही प्रॉमिस बन जाता है, वो ऑफर प्रॉमिस बनता है। ऑफर प्लस, जब आप सेक्शन 2E पढ़ोगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आएगा। आई थिंक प्रॉमिस की डेफिनेशन 2G में दी हुई है, देखना बच्चा, आपको बहुत ही प्यार से समझ में आएगा भाई कि क्या है ये। सो बच्चा ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड इट बिकम्स प्रॉमिस, ठीक है। तो बच्चा मतलब अगर मुझे, अब क्या बोला हम लोग, कहां पे थे कि एवरी प्रॉमिस, तो बच्चा प्रॉमिस बनने के लिए क्या चाहिए? ऑफर चाहिए और ऑफर की एक्सेप्टेंस चाहिए। फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच एंड अदर। अब एक कंसीडरेशन क्या है? मैंने आपसे क्या कहा था? आई वॉन्ट टू सेल दिस पेन फॉर 500 रुपीज, आपने कहा ओके। सो बच्चा जो मैं क्या ट्रांसफर कर रहा हूं, मैं आपको पेन दे रहा हूं, आप मुझे 500 रुपीज दे रहे हो। सो मेरे लिए कंसीडरेशन बेटा वो 500 रुपीज हैं, आपके लिए कंसीडरेशन ये पेन है। सो बेटा कंसीडरेशन क्या होता है? बेटा कंसीडरेशन वो अमाउंट होता है, वो चीज होती है जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को। सो बच्चा एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अनदर। मैं आपको पेन दे रहा हूं, आप मुझे क्या दे रहे हो? 500 रुपए दे रहे हो। सब कंसीडरेशन भी होना चाहिए। और बच्चा ये चीज ही मिलके क्या बनाती है? एग्रीमेंट बनाती है। एवरी प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। So every promise or set of promises forming the consideration for each and other is an agreement. तो भाई ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। अब भाई इसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, भाई उन्होंने तुरंत ही क्या कर दिया? एसेंशियल्स बता दिया कि भाई वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या एसेंशियल्स हैं। तो देखो बच्चा, हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या होता है?
ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस प्लस कंसीडरेशन इक्वल टू एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट जब इन्फोर्सेबल होगा तो वो क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर हमें समझना है कि भाई कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए एसेंशियल्स क्या क्या हैं, तो अगर हम ये समझ लें कि भाई इन्फोर्सेबल बाय लॉ कैसे होता है, तुम ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। बटा एग्रीमेंट को इन्फोर्सेबल करने के लिए बच्चा सेक्शन नंबर 10 में दिया हुआ है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कैसे बन सकता है, वो एसेंशियल्स दिए हुए वहां पे। उन्होंने बोला है बच्चा कि बेटा अभी समझा नहीं रहा हूं, अभी खाली यहां पे हम ऐसे कवर कर रहे हैं, आगे के स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा अभी। सो बच्चा उन्होंने बोला कि अगर एग्रीमेंट जो है, अगर उसमें सेक्शन 10 को हम फुलफिल कर दें इसकी कंडीशंस, तो वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगा। मतलब अगर बेटा कॉम्पिटेंट पार्टीज हों, अगर बेटा फ्री कंसेंट हो, अगर बच्चा लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन हो, लिखा भी हुआ है बच्चा आपके यहां पे, और बच्चा नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वॉइड बाय द एक्ट हो, ठीक है। सोचा इसको बहुत लोग 4 में लिखते हैं, बहुत लोग इसको 5 बोलते हैं एसेंशियल्स, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप बोल सकते हो। बेटा 4 बहुत लोग इसलिए लिखते हैं बिकॉज लॉफुल ऑब्जेक्ट एंड लॉफुल कंसिडरेशन आपस में ओवरलैप करते हैं। अभी हम समझेंगे, आप समझ जाओगे। सेम बात लिखिए बच्चा, कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और नॉट वॉइड बाय द एक्ट। बच्चा अब मैं एक्ट बोल रहा हूं, यहां पे लॉ लिखा हुआ है। अगर बच्चा किसी भी सेंटेंस के बीच में, ध्यान देना प्लीज, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, अगर बेटा किसी भी सेंटेंस के बीच में एक्ट लिखा हुआ है, उस एक्ट में जो ए है वो कैपिटल है। अगर किसी भी सेंटेंस के बीच में एक्ट लिखा हुआ है और वहां पे जो एक्ट है उसमें ए कैपिटल है, तो बच्चा वो ऑटोमेटिक इस एक्ट का मतलब लॉ होता है, ठीक है। सो भाई इन्होंने 4 चीजें तो बता दी कि भाई कॉम्पिटेंट पार्टीज होनी चाहिए, लीगली लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट होनी चाहिए, उसके साथ में बोला इन्होंने फ्री कंसेंट होनी चाहिए एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द लॉ होना चाहिए। सेक्शन 10 में बच्चा यही 5 कंडीशंस बोली गई हैं कि अगर कोई एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से, कॉम्पिटेंट पार्टीज से, लॉफुल ऑब्जेक्ट, लॉफुल कंसिडरेशन एंड नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड बाय द एक्ट है, तो वो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वेरी गुड। अब बच्चा हम अभी हम तो समझेंगे, आगे के स्लाइड में समझेंगे बच्चा, परेशान ना होना। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। बच्चा देखो ना, बहुत बार हम प्रोमिसेस करते हैं, बहुत बार हम एग्रीमेंट्स ऐसे बनाते हैं जहां पे हमारा इंटेंशन नहीं होता है लीगल रिलेशंस में आने का। जैसे मैं आपसे बोलूं कि बेटा आज चलोगे खाना खाने, आपने कहा चलूंगा। सो बच्चा यहां पे लीगल कोई रिलेशन नहीं बन रहा है, मेरा कोई लीगल इंटेंशन नहीं है। मतलब आप बताइए, अगर आपसे मैंने बोला कि बेटा आज खाना खाने चलोगे, आपने कहा हाँ से चलूंगा, बट मैं बिजी हो गया क्लास लेने में, बट मैं बिजी हो गया वीडियोस बनाने में और मैं नहीं जा पाया, सो क्या आप मेरे ऊपर केस कर दोगे? हाँ मत बोलना आप मेरे ऊपर केस कर दोगे? नो। हमारा जो इंटेंशन है वो किसी लीगल ऑब्लिगेशंस में फंसने का है ही नहीं, वो बस एक फ्रेंडली एग्रीमेंट था, बस वो एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट था, बस वो एक यू कैन से नॉर्मल एग्रीमेंट था जहां पे लीगल इंटेंशन में एंटर करने का कोई भी मेरा इंटेंशन नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? वेरी गुड। सुना बच्चा, सबसे पहली बात क्या है कि अगर एग्रीमेंट आप फॉर्म कर रहे हो, बट एग्रीमेंट को फॉर्म करते हुए जो आपका इंटेंशन होना चाहिए वो लीगल ऑब्लिगेशंस में एंटर होने का होना चाहिए। इन द सेम केस बाल्फर वर्सेस बाल्फर, बेटा दोनों हस्बैंड वाइफ थे, तो बेटा क्या हुआ कि दोनों हस्बैंड वाइफ गए कहां पे? ये चले गए बच्चा लंदन।
वहां बच्चा क्या हुआ कि अचानक बेटा बहुत ही तबीयत खराब हो गई मिसेस बाल्फर की। तो वहीं पे उनको मिस्टर बाल्फर ने एडमिट करवा दिया एंड मिस्टर बाल्फर ने बोला कि डोंट वरी, मैं आपको 100 यूरोज भेजता रहूंगा पर मंथ। अब बच्चा आप बताओ, यहां पे कोई क्या कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन बनाने की है बात हस्बैंड एंड वाइफ में? ये एक नॉर्मल कन्वर्सेशन है, ये एक ऐसा कन्वर्सेशन है जहां पे कन्वर्सेशन है बेटा, जहां पे इस कन्वर्सेशन में कहीं भी लीगल ऑब्लिगेशंस में एंटर होने की बात नहीं हो रही। किसी भी पार्टी से ऐसा कोई इंटेंशन शो नहीं हो रहा है कि वो लीगल ऑब्लिगेशंस में एंटर हो रहे हो। सो बच्चा क्या हुआ, जब इन्होंने प्रॉमिस किया 30 यूरोज पर मंथ, बच्चा मैं 100 बोल रहा था महंगाई के हिसाब से। सो बच्चा 30 यूरोज पर मंथ उन्होंने बोला था, बट बेटा उन्होंने नहीं दिया। सो मिसेस बाल्फर फाइल्ड अ केस अगेंस्ट मिस्टर बाल्फर। और फिर क्या हुआ बेटा कि कोर्ट ने क्या बोला कि ये एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट है। यहां पे देयर वॉज नो लीगल इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस, देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ लीगल रिलेशंस और लीगल ऑब्जर्वेशंस, ऑब्लिगेशंस, नॉट ऑब्जर्वेशंस, ऑब्लिगेशंस। सो बच्चा आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि मैं क्या बात कर रहा हूं? सो बच्चा सबसे ये बात ध्यान रखना कि इफ यू वांट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, देन द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट कि द पर्सन शुड बी इन अ लीगल फिनोमिना, और यू कैन से कि द पर्सन शुड बी द पर्सन विद द इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस। द पर्सन मस्ट हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस। वो एक डोमेस्टिक अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो लीगल इंटेंशन का होना बहुत जरूरी है भाई, टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है? अब जब बेटा हम ऑफर की बात करते हैं तो बेटा आपका जो ऑफर है बेटा, इट डिफाइंड, if I'm not wrong, so it defines under section 2 clause A, when the person when a person, क्या है भाई, किसको पता है कि ऑफर क्या होता है? जल्दी बताओ मुझे। When the person signifies his willingness to another person to do or to abstain from doing something in view of obtaining the assent of that another person is an offer. So बच्चे ना ऐसे याद होना चाहिए, मतलब ना, और क्यों याद होना चाहिए? जब बेटा आपको याद तब होगा जब बेटा आप इसका मतलब समझोगे। When a person, क्या मैंने बोला था? When a person communicate his willingness, when a person, जो signifies वर्ड दिया हुआ ना बच्चा, when a person signifies his willingness, बेटा signifies वर्ड का मतलब है communicate। when the person communicate his willingness to another person to do or to abstain from doing something in view of obtaining the assent of that another person, this is an offer. So ऐसे पता होना चाहिए। तो बेटा ऑफर क्या है? हाँ, सेक्शन 2A में क्या दिया हुआ है? ऑफर दिया हुआ है। अब बेटा ऑफर क्या है? When one person communicate his willingness, signifies his willingness to another person, बेटा I want to sell my pen, I am communicating my willingness to you, I am communicating my willingness to you। क्यों कर रहा हूं? To do, कुछ करने के लिए, और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ मना करने के लिए। मैं तो यहां पे आपसे पेन खरीदने को बोल रहा हूं, सो मैं कुछ करने को बोल रहा हूं। अगर मना करने का एग्जांपल क्या है? टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग थिंग का एग्जांपल क्या है? कि बच्चा मैं बोलूं कि अगर आप इस क्लास से 2 घंटे नहीं उठे तो मैं आपको 500 रुपीज दूंगा। सो आई एम एब्सटेनिंग यू टू डू एनीथिंग, मैं आपको मना कर रहा हूं कुछ ना करने से और यहीं बैठे रहने से।
व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज कम्युनिकेट हिज विलिंगनेस, जो बिना कम्युनिकेशन के तो ऑफर होगा ही नहीं। मैंने सोच लिया कि मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने इस बच्चे को पेन बेच दूं, खाली सोच रहा हूं मैं। यार अगर सिर्फ सोच रहा हूं तो ऑफर कैसे हो जाएगा? देयर मस्ट बी सम कम्युनिकेशन ना, कम्युनिकेशन मे बी इन एनी फॉर्म, उसकी दिक्कत नहीं है, बट कम्युनिकेट तो होना चाहिए। अगर कम्युनिकेट ही नहीं हो रहा है, खाली आप बस सोचे जा रहे हो कि हाँ मैं ऑफर दे दूंगा, ऑफर दे दिया मैंने इसको। अरे ऑफर तो आप तब दोगे ना जब आप कम्युनिकेट करोगे। सो कम्युनिकेशन ऑफ द ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट बच्चा है, ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। इन व्यू ऑफ ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अनदर पर्सन, इस पर्सन की सहमति को जानने के लिए अगर आप अपनी विलिंगनेस को सामने वाले पर्सन को बता रहे हो तो इट्स एन ऑफर। बहुत ही नॉर्मल बेटा लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया इस चीज को। अभी हम बहुत डीप में नहीं जाएंगे बिकॉज बच्चा हम लीगल स्टडीज की बुक कवर कर रहे हैं, ना कि क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है। फिर ऑफर बारे में बता दिया कि वन पार्टी सेज हियर इज माय डील, इट मस्ट बी सो रियल इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप। एक्सेप्टेंस क्या होता है भाई? वो क्या बोलेगा? जैसे मैंने आपसे बोला बेटा आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर 500 रुपीज, वुड यू लाइक टू बाई इट। मैंने आपको ऑफर दे दिया, आपने या तो यस बोला या फिर आपने सिर ऐसे हिला दिया या फिर आपने मुझे 500 रुपीज दे दिए। एक्सेप्टेंस, उसे हम एक्सेप्टेंस बोलते हैं। देखो इन्होंने यहां पे लिखा हुआ है एग्रीमेंट ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट। नहीं भाई, यहां पे बच्चा कंसीडरेशन भी होना चाहिए। कंसीडरेशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। रूल्स गवर्निंग ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब ना बच्चा बहुत सिंपल सा मैं आपको एक बताऊंगा बच्चा ना, एक लाइन लिख लीजिए, मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये लिख लीजिए, मैं समझाऊंगा। मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, ये बच्चा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। तो बच्चा अब ऑफर अगर आप दे रहे हो बच्चा, सो अब देखो ना, डोंट लाइक कि भैया मैं लॉ पढ़ रहा हूं, बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत सिंपल चीजों में समझो बच्चा। आप बताइए अगर बेटा मेरा ऑफर जो है वो क्लियर नहीं होगा, क्रिस्टल एंड क्लियर ऑफर नहीं होगा, तो क्या आप उसे सही मानते हो? द आंसर इज नो। आई एम टेलिंग यू दैट कि भाई ये दो रिमोट है यहां पे, मैं बोलूं आई वॉन्ट टू सेल अ रिमोट फॉर 500 रुपीज, वुड यू लाइक टू बाई इट। कौन सा रिमोट, ये वाला या फिर ये वाला? सुना बच्चा, ऑफर जो है वो बहुत ही क्रिस्टल एंड क्लियर होना चाहिए, प्रॉपरली कम्युनिकेट होना चाहिए। ऑफर शुड बी वेरी क्रिस्टल एंड क्लियर एंड शुड ऑल्सो बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड, तब वो ऑफर सही माना जाएगा बच्चा। और एक्सेप्टेंस का बहुत ही प्यारा सा रूल है बच्चा, मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, कि जैसा ऑफर है सेम एक्सेप्टेंस। मिरर, बेटा मिरर में क्या होता है बेटा, जब हम लोग सामने खड़े होते हैं मिरर के, तो वो हमें सेम रेप्लिका दिखाता है हमारी। सो मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस। अगर बेटा ऑफर कोई हुआ है, लेट्स टेक एग्जांपल, अगर कोई ऑफर है तो उसमें ये बातें बोली गई हैं कि आई वांट टू सेल माय पेन, आई वांट टू सेल माय हाउस, आई वांट टू सेल माय कैसे लैपटॉप एंड सो फोर्थ। अगर बेटा ऑफर में 4 पॉइंट हैं तो बेटा आपके एक्सेप्टेंस इसका क्या होना चाहिए? मिरर रूल ऑफ एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेड 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 एक्सेप्टेड। आप उसमें कोई क्वालिफिकेशन नहीं डाल सकते, ऐड नहीं कर सकते। मैं बोलूं कि आई वांट टू सेल माय हाउस फॉर 50 लाख रुपीज, आपने कहा ओके सर आई विल बाई इट, बट अगर आप इसको रेड कलर करवा दो तो यू आर एडिंग अ कंडीशन, यू कांट, अदरवाइज इट विल बिकम अ काउंटर ऑफर। बेटा आप कोई कंडीशन उसमें ऐड नहीं कर सकते, जैसा ऑफर है आपको वैसी ही एक्सेप्टेंस देनी चाहिए। अगर आपने उसमें कोई कंडीशन ऐड कर दी तो बच्चा वो तो काउंटर ऑफर, वो बार्गेनिंग नहीं हो जाएगी कि हाँ मैं ले तो लूंगा। सब्जी में क्या करते हैं हम लोग, सब्जी वाले ने बोला भैया ने कि भैया 20 रुपीज केजी आलू है, नहीं भैया 18 में दोगे तो हम ले लेंगे। यू आर नेगोशिएटिंग क्रॉस काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर नहीं करना,
जैसा ऑफर है एग्जैक्ट वैसी ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड, कोई भी उसमें क्वालिफिकेशंस ऐड नहीं होनी चाहिए, कोई भी उसमें कंडीशंस ऐड नहीं होनी चाहिए। क्रिस्टल एंड क्लियर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? इफ यस तो अभी आगे पढ़ते रहते हैं, ठीक है। चलो भाई, जनरल ऑफर क्या होता है बेटा? ऑफर ना बहुत टाइप के होते हैं बच्चा। जनरल ऑफर होता है, स्पेसिफिक ऑफर होता है आपका, काउंटर ऑफर होता है, क्रॉस ऑफर होता है, स्टैंडिंग ऑफर होता है, कंटिन्यूइंग ऑफर होता है। देयर आर मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑफर। अभी बेटा स्लाइड में हमारे पास में जनरल ऑफर आया है। बेटा जनरल ऑफर के लिए बेटा आप एक लाइन लिख लीजिए, ऑफर टू द होल पब्लिक। ऑफर टू द होल पब्लिक। अगर बेटा मैं पूरी मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान हैं, अगर बेटा उन सभी के लिए मैंने ऑफर को ओपन कर रखा है, दिस इज कॉल्ड जनरल ऑफर। मैं बेटा रोड पे खड़ा हो जाऊं, बोलूं इस पेन को मैं 500 रुपीज का बेच रहा हूं, एनी वन हु वॉन्ट्स टू बाई इट, जनरल ऑफर। मैंने एड निकाल दिया कि वी आर सेलिंग क्लैट कोर्सेज ऑन 50% ऑफ, जनरल ऑफर। सुनना बच्चा, जनरल ऑफर क्या है कि ऑफर टू अ पब्लिक एट लार्ज। ऑफर टू अ पब्लिक एट लार्ज। बेटा इसमें आपको बहुत ही एक फेमस केस लॉ है, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस। इसको बच्चा हम समझ लेते हैं। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केस, वेरी इंपॉर्टेंट केस। इसमें क्या हुआ बच्चा कि भाई एक कंपनी ने बच्चा, ये बच्चे कंपनी बेटा स्मोक बॉल बच्चा कोई बॉल नहीं है बच्चा, ये एक मेडिसिन थी, ठीक है, इट वॉज अ मेडिसिन। तो बच्चा इन्होंने बोला कि अगर कोई भी पर्सन हमारी मेडिसिन को दिए गए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग 15 डेज तक यूज करेगा और अगर उसको दोबारा इन्फ्लुएंजा हो गया, सो उसको हम 100 यूरो पे करेंगे। अच्छा मेरा वो 100 यूरो वहां से कनेक्ट हो रहा था, ध्यान रखना, 100 यूरो पे करेंगे। और साथ में इन्होंने एक चेक की फोटो भी लगाई कि देखिए XYZ बैंक में हमने $1000 भी सबमिट करवा दिए हैं। और बच्चा ये चेक का लगाना ही इनकी सीरियसनेस दिखाता है रिगार्डिंग देयर ऑफर। एक बेटा पर्सन थे, बेटा उन पर्सन ने अलायंस बैंक का चेक दिया था, देखिए यहां पे अलायंस बैंक का चेक था। बेटा मिसेस कार्लिल थी बच्चा, मिसेस कार्लिल ने क्या किया बच्चा, उस दवाई को बाई किया, उस मेडिसिन को बाई किया और 15 डेज प्रेस्क्रिप्शन जैसे लिखा हुआ था वैसे ही उस मेडिसिन को यूज किया, उसके बाद भी इन्फ्लुएंजा हो गया। सैड। उसके बाद भी उनको इन्फ्लुएंजा हो गया। सो अब उन्हें आयुर्वेदिक खाना चाहिए था, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। सो बच्चा आफ्टर 15 डेज उन्होंने दिए गए प्रिस्क्रिप्शंस के हिसाब से उस मेडिसिन को यूज किया, उसके बाद भी क्या हुआ, उन्हें इन्फ्लुएंजा हो गया। नाउ शी फाइल्ड अ केस अगेंस्ट स्मोक बॉल कंपनी कि भाई तुमने कहा था, तुमने ऑफर दिया था कि कोई भी आदमी अगर 15 डेज इस मेडिसिन को दिए गए प्रिस्क्रिप्शंस के अकॉर्डिंग यूज करेगा तो उसको दोबारा इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, अगर हो गया तो उसको हम 100 यूरो देंगे। कंपनी भाई परेशान कि ना 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 ना, वो तो खाली एक नॉर्मल चीज थी, वो कोई ऑफर थोड़ी था। बेटा वहीं पे कोर्ट ने बोला नहीं, जो आपने उस चेक को ऐड किया है वो आपकी सीरियसनेस को दिखाता है रिगार्डिंग दैट ऑफर। कोर्ट ने रूलिंग दी कि नो नो नो, इट्स अ जर्नल ऑफर और मिसेस कार्लिल ने उसको एक्सेप्ट किया है। नाउ यू विल हैव टू पे द कॉम्पनसेशन, बिकॉज यहां पे बेटा जो आपने चेक ऐड की थी, इन्होंने चेक वो ऐड कर दी थी, वो इनकी सीरियसनेस को दिखा रहा था रिगार्डिंग देयर ऑफर। सो ये बच्चा हेल्ड हुआ है इस पर्टिकुलर केस लॉ में। तो एक बात और ध्यान रखना बच्चा कि देखो एक्सेप्टेंस के लिए सिर्फ हाँ और ना नहीं बोलना होता बच्चा, ना तो डिनायल हो जाएगा, बोलने की जरूरत नहीं है। दे आर मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट जहां बेटा आप अपनी एक्सेप्टेंस को इंप्लाइड वे में भी दे सकते हो।
बेटा अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं इस चैप्टर को बच्चा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, देन फॉर श्योर जो बेटा सेकंड इसका वो आएगा, पार्ट आएगा आपके कॉन्ट्रैक्ट लॉ का, उसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ा सा क्लैट के पर्सपेक्टिव से भी उसे पढ़ा दूं, उसके साथ साथ आपके लिए शॉर्ट नोट्स बनवा दूंगा बच्चा, जो आपको रिवीजन करने में बोर्ड एग्जामिनेशन में आसानी होगी। ठीक है, परेशान नहीं होता है। अब जनरल ऑफर क्या होता है बेटा? ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, ऑफर टू पब्लिक एट लार्ज, परफॉर्मेंस एज एक्सेप्टेंस। मतलब बच्चा अगर वो चीज आप परफॉर्म कर दो, जैसे बच्चा मैं बोलूं कि मैं, जो बच्चा 1000 ट्रीज को लगाएगा मैं उसको 1000 रुपीज दूंगा। बेटा आपने आके मुझसे बोलने नहीं आए कि सर मैं जा रहा हूं लगाने, बच्चा आपने उस ऑफर को पढ़ा और बच्चा आपने ट्रीज लगाना स्टार्ट कर दिया, आपने 1000 ट्रीज लगा दिए, देन आई विल हैव टू पे। समटाइम्स परफॉर्मेंस इज इक्वल टू एक्सेप्टेंस। जो आप परफॉर्म कर रहे हो, जो आप उस पर एक्ट कर रहे हो, उस ऑफर को देखने के बाद जो आप एक्ट कर रहे हो उस ऑफर के ऊपर, वो भी एक्सेप्टेंस मान लिया जाता है। एंड एविडेंस ऑफ लीगल इंटेंट, तो बच्चा जो उन्होंने 1000 रुपीज सबमिट किए थे बैंक में, वो उनका लीगल इंटेंशन दिखाता है कि भाई दे हैव इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशंस। ओके, अब फिर से आ गया बच्चा एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, हम पढ़ेंगे फिर से आगे इसको भी। ओके, कंसिडरेशन क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। बच्चा बहुत सी सिंपल सी चीज है बच्चा। कंसिडरेशन क्या होता है बेटा? कंसिडरेशन बच्चा ये सर्विसेज भी हो सकती हैं, मनी भी हो सकता है, कोई गुड्स भी हो सकते हैं। जैसे ना बच्चा मैं बोलूं आपसे आई वॉन्ट टू सेल माई हाउस फॉर 50 लाख, तो बच्चा आपके लिए कंसिडरेशन हाउस है, मेरे लिए कंसिडरेशन वो 50 लाख रुपीज है। आई वॉन्ट टू सेल माई पेन फॉर 50 रुपीज, मेरे लिए कंसिडरेशन 50 रुपीज है, आपके लिए कंसिडरेशन ये पेन है। समथिंग फॉर समथिंग। और जो बेटा समथिंग इन रिटर्न जो मिल रहा है वही क्या है? मैं बोलूं कि बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको स्वयं सो अमाउंट फीस देनी पड़ेगी, तो बच्चा मेरे लिए क्या कंसिडरेशन है? फीस है। आपके लिए कंसिडरेशन क्या है बच्चा? मेरी सर्विसेज हैं। सुना बच्चा, ऐसे ही आप बेटा जाते हो गेमिंग जोन में, वो बच्चा आपसे क्या करता है? 50 रुपीज लेता है, तो आपके लिए कंसिडरेशन क्या है? वो गेम खेलना है, उसकी सर्विसेज हैं, उन गुड्स को एंजॉय करना है, उसके लिए कंसिडरेशन क्या है? वो रुपीज हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या होता है कंसिडरेशन? ये जनरल रूल है कि भाई एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन क्या होगा? वॉइड। वॉइड क्या होता है बच्चा ना, ये हम तुरंत ही सीख लेते हैं। आगे स्लाइड है बच्चा, आगे स्लाइड है, वहां सीखेंगे इसको। मतलब जीरो, द थिंग विच इज अ वैल्यू, जीरो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, द थिंग विच हैज अ जीरो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोल देते हैं भाई कि ये वॉइड है। सॉरी, आई थिंक ना मैं फ्रिज का पानी यूज कर रहा हूं, इसीलिए मुझे ना खांसियां भी शुरू हुई। भाई दुआ करो जल्दी सही हो जाए, तो वीडियोस के बीच में खांसियां ना आए। ठीक है। जनरल रूल क्या है बच्चा कि कोई भी एग्रीमेंट जहां पे कंसिडरेशन नहीं होगा वो क्या होता है? वॉइड होता है। बट बच्चा सेक्शन 25 में इसके एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। अगर बेटा कोई भी एग्रीमेंट नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बना हुआ है और वो प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड है, प्रॉपरली रजिस्टर्ड है वो, सो बच्चा अगर वहां पे कंसिडरेशन नहीं भी है तब भी क्या होगा? वो एग्रीमेंट वैलिड माना जाएगा। जैसे आपके पापा ने बोला, आपके पेरेंट्स ने बोला कि बेटा अगर तुम्हारे क्लास 12th में लीगल में 90 प्लस नंबर आ गए तो मैं तुम्हें स्कूटी लेके दूंगा या आईफोन लेके दूंगा। अगर बेटा आपके क्लास 12th में लीगल स्टडीज में 90 प्लस आ गए तो मैं आपको आईफोन लेके दूंगा। सबके पेरेंट्स प्रॉमिस करते हैं, ऐसे मिलता कुछ नहीं है। बट अब हमें क्या करना है? हमें करना है, ठीक है रुकिए मैं आपके जो ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट है इसको सही करता हूं। बेटा अगर आप उसे प्रॉपरली रजिस्टर्ड करवा लेते हो इन राइटिंग,
इन राइटिंग में और उसे रजिस्टर्ड करवा लेते हो, तो बच्चा वो चीज पापा को परफॉर्म करनी पड़ेगी, वो चीज हमारे पेरेंट्स को परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्यों? ठीक है, आपकी साइड से कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, बट द एग्रीमेंट विच मेड इन द नेचुरल लव ऑफ अफेक्शन, वो बच्चा क्या होता है, वहां पे कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, कंसिडरेशन, अब बच्चा ना इन्होंने भी एक्सेप्शन दिया हुआ है, यहां पे दिया हुआ है, कंसिडरेशन नीड नॉट बी एडिक्वेट। ये बहुत प्यारी लाइन है बच्चा। बहुत लोग मुझसे बोलते हैं कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन। लेट्स टेक एग्जांपल, जो मेरे पास में फोन है उसकी वैल्यू 10,000 रुपीज है, एग्जांपल लेते हैं बच्चा। बच्चे कॉन्ट्रैक्ट में, कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक पार्टी ऑटोनोमस लॉ है। बेटा मेरा मन करेगा मैं इस फोन को 1 रुपए में बेच दूंगा, मेरा मन करेगा मैं इसको 10,000 बेचूंगा, मेरा मन करेगा मैं इसको 2 लाख में बेचूंगा। एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन का मतलब नहीं है कि भाई नहीं एडुकेट ही होना चाहिए। अच्छा ये घर दिख तो रहा है 1 CR का, बट 1 रुपए में बेच दिए, 1 रुपए में क्यों बेच रहे हो आप? ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। इट्स टोटली अप टू द पार्टीज। पार्टीज ऑटोनोमस होता है कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इट्स टोटली अप टू द पार्टीज कि भाई पार्टीज चाहें तो बच्चा 1 CR के घर को वो 10 रुपीज में भी बेच सकती हैं। एडुकेसी ऑफ कंसिडरेशन कि भाई नहीं यार इस घर की वैल्यू तो 1 CR ही है, अगर 10 रुपए में बेच दिया तो कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चा। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन एडिक्वेट हो उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द, यू कैन से, ए नेचर ऑफ द पार्टीज और विल ऑफ द पार्टीज, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट लॉ पार्टी ऑटोनॉमस है बच्चा। इस ध्यान रखना, बहुत ही प्यारी लाइन है। देयर इज अ नो रिक्वायरमेंट ऑफ एडिक्वेसी ऑफ कंसिडरेशन। ठीक है, इज इट क्लियरली विजिबल टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक यस नाउ। फिर क्या कि एक्सेप्शंस आर रिटन एंड रजिस्टर्ड एग्रीमेंट मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन इज अ वैलिड विदाउट कंसिडरेशन। आपको मेरा एग्जांपल याद आ गया होगा कि जब आपके पिताजी नेचुरल लव एंड अफेक्शन में बोलते हैं कि अगर आप 90+ लेकर के आ गए लीगल स्टडीज में तो बच्चा मैं आपको आईफोन दिला दूंगा। बच्चा गो पापा के सामने एक कागज लेके आओ कि इस पे लिख दीजिए और इसको बच्चा रजिस्टर्ड करवा दो, तो फिर यहां पे ये प्रॉपर्ली बेटा एक आपका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हो जाता है जिससे दूसरी पार्टी बैक नहीं कर सकती। मैं ये क्यों बता रहा हूं, मेरे साथ भी सेम प्रॉमिस हुआ था बट फिर मुझे कुछ नहीं मिला। सो आप लोग ऐसा मत करिएगा, एंड दिस इज अ जोक ओनली, तो प्लीज सीधे अप्लाई मत कर देना वरना बहुत मार पड़ेगी। कंसीडरेशन बच्चा, अब आप देखिए, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार, ए ऑफर्स टू सेल हिज कार फॉर 50,000 टू बी। A's consideration is car and B's consideration is 50,000 rupees। यहां पे थोड़ा सा बच्चा आपको समझना पड़ेगा। यहां पे जो लिखा हुआ है बेटा, A's consideration, A की कंसिडरेशन कार है, बट यहां पे क्या होना चाहिए बच्चा कि A के लिए जो कंसिडरेशन है वो क्या है, 50,000 रुपीज। बी के लिए जो कंसीडरेशन है वो क्या है, कार है। ठीक है, थोड़ा सा बच्चा इसको समझना अपने उससे हिसाब से। यहां पे थोड़ा सा लैंग्वेज ये सही लिखा हुआ है, बट बेटा जो लैंग्वेज में मैं बता रहा हूं उस लैंग्वेज में आप इसे उल्टा कर दोगे। ठीक है, बट कंसीडरेशन क्या होता है बच्चा, जिस चीज को बेटा समथिंग इन रिटर्न वापस क्या मिल रहा है। ठीक है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन में वो तो हमने बात कर ली। दुर्गा प्रसाद केस बच्चा आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लॉ है, अभी कवर नहीं कर रहा बच्चा। ये आपका जो सेकंड वीडियो आएगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ऊपर, उसमें आपके केस लॉज बहुत सारे होंगे, जो यहां पे मेंशन नहीं है वो भी होंगे पक्का।
कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। बच्चा कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है आपका सेक्शन नंबर 11 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, जहां पे बोला गया है कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना पार्टीज कैपेबल होनी चाहिए। और इस कैपेबल का मतलब क्या है कि उनकी एज, बच्चा पहली बात तो मेजर होने चाहिए, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, अबव 18 होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, डिसक्वालिफाइड बाय लॉ नहीं, जैसे बच्चा जो हमारे एलियन एनिमीज हैं, जो हमारे फॉरेन सॉवरेंस हैं। और बच्चा ना इसका जब बेटा हम एक क्लैट के लिए पढ़ेंगे इस चीज को, तो मैं आपको बहुत अच्छा सा एग्जांपल दूंगा ना बच्चा। यहां पे उन पर्सन्स के लिए बात हो जो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ वर्ड है ना बच्चा, ये कैसा है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज बच्चा। मान लीजिए कि मैं एक रजिस्ट्री ऑफिस में हूं, जहां पे बच्चा, जहां पर जमीनों की रजिस्ट्री होती है। मैं एक रजिस्ट्री ऑफिस में हूं जहां पे जमीनों की रजिस्ट्री होती है। बच्चा मैं खुद के लिए, खुद के साइन से खुद रजिस्टर्ड जमीन नहीं कर सकता। आई एम डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मैं खुद के सिग्नेचर से खुद के लिए जमीन रजिस्टर्ड नहीं कर सकता। आई एम डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। सुनो जी, इसको हम और समझेंगे बच्चा जब हम पढ़ रहे होंगे अपने क्लैट एग्जामिनेशन के लिए। बेटा मोहरी बीबी वर्सेस धर्मदास घोष बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है बच्चा माइनर के लिए। जब हम बात करते हैं कि माइनर इज कॉम्पिटेंट टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट और नॉट, व्हेन द माइनर इज अ पार्टी इन अ कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर क्या होता है। सो बच्चा द एग्रीमेंट इज वॉइड एब इनिशियो, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो। माइनर के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। फिर बच्चा हम बात करते हैं बेटा, अभी आप क्लास 12th में हैं, तो क्लास 12th में वैसे भी आप समझते हैं कि आपका जो क्लैट का एग्जामिनेशन होता है वो कब होता है, वो दिसंबर के फर्स्ट संडे में होता है। जो आपका एलेट का एग्जामिनेशन है वो दिसंबर के सेकंड संडे में होता है, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले। अभी भी आपके टाइम पास अच्छा टाइम है। अगर आपको क्लैट के लिए प्रिपेयर करना है बच्चा, तो आप हमारी कंपनी से बात कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो। अगर बच्चा आपको सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करना है तो आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। अगर बच्चा आपको आईपी मैट के लिए भी प्रिपेयर करना है तब भी आप हमारी टीम से बात कर सकते हो। एंड बेटा दिस ईयर वी अचीव्ड ऑल इंडिया रैंक 1 इन एलेट एज वेल। आर्यन जेबी सिंह, ही वॉज आर ए ऑफलाइन स्टूडेंट, और बच्चा यहाँ पे ये पढ़ता था बच्चा। और भी आप रिजल्ट्स, आपके स्कूल से बहुत सारे बच्चे हमारे पास से पढ़े होंगे जो अच्छा रिजल्ट लाए हैं इस बार। अगर बच्चे आपको क्लैट एग्जामिनेशन के लिए, एलेट एग्जामिनेशन के लिए, सीयूईटी के लिए या फिर आईपी मैट के लिए पढ़ना है तो बच्चा सभी कोर्सेज के लिए एडमिशंस ओपन चल रहे हैं। आप डायरेक्टली कंपनी के नंबर पे कॉल करके टीम से बात कर सकते हो, मुझसे भी बात कर सकते हो। और बच्चा आप दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हो 9220761399। आप बच्चा दिए गए नंबर पे कॉल करके, बेटा मैं ये नंबर आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा, मैं ये नंबर यहां पे लिख देता हूं 9220761399। बच्चा आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हो और अपने सीट्स को बुक कर सकते हो, बिकॉज वी हैव लिमिटेड सीट्स। पर लिमिटेड ही सीट्स पे हम ये काम करते हैं। हमारे बच्चा कोर्सेज जो बच्चा हैं, जो हमारे क्लैटिक कोर्सेज है, वो हर 2 मंथ पे नए नए बैचेस निकलते रहते हैं। तो आप जब भी आपको लगे कि हाँ दिस इज राइट टाइम क्लैट की प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का, सो स्टार्ट अर्ली। बच्चा अर्ली स्टार्ट करने में कोई नुकसान नहीं है, हमेशा नुकसान लेट स्टार्ट करने में होता है। अर्ली स्टार्ट करने में थोड़ा फायदा ही रहेगा, नुकसान तो कोई नहीं होगा, ठीक है। चलो बेटा जल्दी से आते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ पे। कंसेंट, द कंसेंट शुड बी फ्री। अब मैं एक बात बताऊं आपको बेटा, फ्री कंसेंट क्या होता है, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहीं डिफाइन नहीं है। व्हाट इज फ्री कंसेंट, ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट लॉ में कहीं नहीं डिफाइंड है। सेक्शन नंबर 13 एंड 14 बात करता है कंसेंट के बारे में, जहां पे 14 बोलता है बच्चा व्हाट इज नॉट अ फ्री कंसेंट। इन्होंने ये नहीं बताया कि फ्री कंसेंट क्या होती है, इन्होंने ये समझा दिया कि क्या फ्री कंसेंट नहीं है। तो उसके अलावा बच्चा जितना बच गया वो सब क्या है, वो सब फ्री कंसेंट है। जैसे बच्चा अगर बेटा कोवर्जन किया गया है, अगर अनड्यू इन्फ्लुएंस है, अगर
फ्रॉड है, अगर मिस रिप्रेजेंटेशन है और मिस्टेक है। सो बच्चा अगर इसमें से कोई भी एलिमेंट आपकी कंसेंट पाने में लिया गया है, सो वो कंसेंट फ्री कंसेंट नहीं मानी जाएगी। कोअर्जन को बच्चा आप ये समझ लीजिए फोर्सफुल कंसेंट, कि कोई बोले कि हम आपकी डेथ कॉज कर देंगे, आपको हर्ट कॉज कर देंगे, आपको रॉन्गफुल रेस्ट्रेन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट कर देंगे अगर आपने कंसेंट नहीं दी, तो बच्चा उसको बोलते हैं कोअर्जन। और बच्चा ना इसको अगर बच्चा आपको डीप में पढ़ना है, अगर बच्चा आप चाहते हो कि आप कोअर्जन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस के बारे में, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में, फ्रॉड के बारे में या मिस्टेक के बारे में बच्चा अगर आप डीप में पढ़ना चाह रहे हो, तो बच्चा आप हमारा जो TCR बाय शिवम ठाकुर बेटा इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। बेटा ये आपके YouTube चैनल फॉर क्लैट एग्जामिनेशन के लिए हमने बना रखा है। बच्चा यहां पे आपको एक्सप्लेनेटरी वे में कोअर्जन के बारे में, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड एंड मिस्टेक के बारे में मिल जाएगा। बट इस लेक्चर को, पार्ट 1 को कॉन्ट्रैक्ट लॉ के एंड करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहता हूं, वो टिप लीजिएगा। बच्चा अगर कंसेंट में ये 4 में से कोई भी पार्ट है, अगर कंसेंट पाने के लिए इन चारों में कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, कोअर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, अगर ये कहीं पे मेंशन है या फिर कंसेंट लेने में इनका कहीं ना कहीं एक रोल है, सो बच्चा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा। क्या होगा? वॉइडेबल होगा। एंड बच्चा क्या होते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, क्या होते हैं वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, और क्या होते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स, बच्चा अपने हम नेक्स्ट चैप्टर में अपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ के ये सभी कुछ कवर करने वाले हैं। सी यू सून, स्टे ट्यून। बच्चा बहुत जल्दी ही आपका हम सेकंड पार्ट भी लेकर के आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।